जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश वृथरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। ठीक है। करंट अफेयर की सीरीज़ में तीसरा दिन है, शुरुआत करते हैं इसकी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो पहला क्वेश्चन है सर, वो पहला क्वेश्चन रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि रेड क्रॉस डे, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका एक दिन होता है, वो कब मनाया जाता है। तो सर उसका जो दिन है वो कब मनाया जाता है? 8 मई को। सर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको साइड से लिख के रख लो, कई बार एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है। ठीक है सर, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बता देता हूँ। एक एनजीओ है, ठीक है, एक सोसाइटी है, एनजीओ है, जो किसके लिए काम करती है? आपकी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, कहीं पर फूड नहीं मिल रहा, फूड के लिए काम करती है। ठीक है सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी, क्योंकि सर इसका क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि इसको फॉर्म किसने करा था। पहली चीज़ है, एक कब फॉर्म हुई थी सर? तो 1863 में हुई थी। कब फॉर्म हुई थी? 1863 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको किसने फॉर्म किया था? तो हेनरी डूरेंट ने फॉर्म किया था। किसने फॉर्म किया था इसको? हेनरी डूरेंट ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस जो आपको याद रखना है वो 3 चीज़ें याद रखनी है कि पहली चीज़ ये है कि कब बनी थी, 1863 में बनी थी। दूसरी चीज़ ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तीसरी चीज़ ये है कि इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर जो है वो हेनरी डूरेंट है। और एक और ख़ास बात सर इसके बारे में, एकमात्र ऐसी संस्था है सर, एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। जिसको 3 बार नोबेल प्राइज़ क्या है आपको मिला है। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं है जिसको 3 बार क्या मिला है, आपका नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आप याद रखना, रेड क्रॉस जो है उसको 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। एक 1917 में, एक 1944 में और एक 1963 में। ठीक है, तो रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है सर? आपका 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। सर अभी जैसे आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, और कोविड-19 के टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भारत को इस टाइम, वो रैपिड टेस्टिंग किट्स की ज़रूरत है। ठीक है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में वेंटिलेटर की काफ़ी कमी है। तो अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो इन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। वैक्सीन्स पे तो चल ही रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर वेंटिलेटर हो गए आपके, रैपिड टेस्टिंग किट्स हो गई, इन पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है। तो अभी सर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंडियन डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, रिसेंटली इंडियन डायनामिक्स लिमिटेड डिड एन एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट आ क्या बोलते हैं आपका, इकोनॉमिकल वेंटिलेटर। ठीक है, मतलब ऐसे वेंटिलेटर जो सस्ते हों, ठीक है, हमें कहीं से बाहर से ना खरीदने पड़े, जो सस्ते वेंटिलेटर हैं उनके लिए एग्रीमेंट करा है भाइना भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। किसके साथ किया है? तो सर आईआईटी कानपुर के साथ किया है। किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ। सर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, ये इंडिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस के लिए इम्यूनाइजेशन वगैरह, जितने भी डिफेंस के वीपन्स हैं उनके लिए क्या करती है, आपकी काम करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है सर वो हैदराबाद में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? हैदराबाद में। कब बनी थी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कौन इसके सीएमडी वगैरह है ये भी बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखना, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ए इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस के इम्यूनाइजेशन वगैरह वीपन्स के लिए काम करती है। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका हैदराबाद में। आप इसको याद रखना। ठीक है, अभी रिसेंटली इसने किसके साथ एग्रीमेंट किया है वेंटिलेटर बनाने के लिए? आईआईटी कानपुर के साथ। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया? रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च आ 5 रॉकेट? तो सर अगर देखेंगे तो रॉकेट लॉन्च किया है, अभी आपको पता है सभी कंट्रीज़ की बहुत बुरी हालत है, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो आप सबसे पहले हटाओ, इसकी इतनी औकात नहीं है, ठीक है, कि रॉकेट लॉन्च करे। ठीक है, अमेरिका बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है। सिर्फ एक ही कंट्री है जिसने पूरी कंट्रीज़ को क्या कर दिया है, बैकफुट पे ला दिया है, और वही इसको लॉन्च कर सकता है। तो किसने लॉन्च करा है? आपका चाइना ने इसको क्या करा है, आपका लॉन्च करा है। ये बहुत ही हैवी व्हीकल क्या है आपका, बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल क्या है आपका,
लॉन्चर है जो बड़े बड़ी सैटेलाइट्स को क्या कर सकता है, आपका स्पेस में क्या कर सकता है, आपका लॉन्च कर सकता है। क्लियर है चीज। जैसे कि आपने देखा था चंद्रयान 2 जब हमारा लॉन्च हुआ था, तो उसमें एक बहुत हैवी व्हीकल हमने लॉन्च किया था। कौन सा था आपका? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताएं कि कौन सा व्हीकल भारत ने चंद्रयान 2 में क्या करा था, आपका यूज़ करा था। वो भी एक हैवी व्हीकल क्या था, आपका लॉन्चर था, जो भारत ने क्या करा है, आपका बनाया है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है। हाल ही में किस सरकार ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत करने का निर्णय लिया? रिसेंटली विच कंट्री इशूड एन करेंसी टू कर्व द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? वेरी इंपॉर्टेंट सर। किस कंट्री ने इन्फ्लेशन को कर्व या मीज़र करने के लिए नई करेंसी का इशू, नई करेंसी का इंट्रोडक्शन किया है? तो सर वो ईरान है। किसने इंट्रोडक्शन किया है? ईरान ने। आप याद रखना सर, मैंने इन्फ्लेशन के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। आप मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड हर चीज़ को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इन्फ्लेशन होती क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या हैं, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे सही किया जा सकता है, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करा है। और मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स का वेटेज आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इंश्योर कर लें आप कि इकोनॉमिक्स को आप साथ साथ करते चलें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सर अभी जैसे कि मैंने आप कल भी हमने एक चीज़ की बात की थी, देयर इज अ लॉट ऑफ एप्स इशूड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट द टाइम ऑफ कोविड 19। सर कोविड 19 के टाइम जो सबसे बड़ा हथियार है आज के टाइम, वो आईसीटी है। क्या है आपका? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके ज़रिए हम लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो सर कई सारी स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की ऐप लॉन्च कर रही हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जिससे लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकें वो। तो सर अभी हाल ही में जैसे अभी आरोग्य सेतु आई थी, जो इंडियन गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप है। ठीक है। उसके बाद सर एक और नई ऐप इन्होंने लॉन्च करी है, आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ करा है। किसका शुभारंभ करा है? आयुष संजीवनी ऐप का। ठीक है। तो किसने किया? जाहिर सी बात है डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया, क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के। ठीक है। आयुष संजीवनी, मैं थोड़ा सा आयुष के बारे में आपको बता देता हूँ। सर आयुष मिनिस्ट्री, आयुष का मतलब होता है सर आपका आयुर्वेद, योगा, यूनानी। ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, सिद्धा, होम्योपैथी। सर एक ऐसी मेडिसिन पद्धति जो हमारी खुद की है, मतलब जो ट्रेडिशनल रूप से जो मेडिसिन पद्धति चली आ रही है। तो पहले के टाइम जो हम इलाज करते थे, वो किसके बेसिस पे इलाज करते थे? इन सब जो अप्रोचेज हैं किसके, आपके मेडिसिन के, इसके बेसिस पे हम क्या करते थे, इलाज करते थे। बट आज के टाइम में हम ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे हो चुके हैं? एलोपैथी पे हो चुके हैं। एक वेस्टर्न जो मॉडल है मेडिसिन का, उस पर क्या हो चुके हैं, आपका डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अभी किस पर जोर दिया जा रहा है? आयुष पद्धति पर जोर दिया जा रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी किस टाइप से बढ़ा सकते हैं। काढ़ा पी के बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें योगा करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस पर आयुष जो मिनिस्ट्री है वो इस पर जोर दे रही है। इस ऐप में वही सब चीज़ें क्या हैं, आपकी बताई गई हैं कि किस टाइप से आपको अपनी इम्यूनिटी को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सर अभी एक मिशन लॉन्च किया है रिसेंटली, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ मिशन कॉल्ड वंदे भारत। कौन सा मिशन लॉन्च किया है? वंदे भारत। वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। और आपको पता ही होगा सर, क्योंकि भारत के कई सारे लोग बाहर फंसे हुए हैं, इंडिया के कई सारे लोग जो हैं वो दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम। माइग्रेंट्स लेबर्स को भी आप देख रहे हो, जो बहुत सारे मजदूर हैं वो भी दूसरे किस में फंसे हुए हैं, आपके देश या दूसरे राज्यों में फंसे हुए, उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो सर भारतीय सरकार दो टाइप के ऑपरेशन चला रही है। कल बात करी थी हमने समुद्र सेतु की। किसकी बात की थी? समुद्र सेतु की। जो कौन चला रहा है? आपका इंडियन नेवी चला रहा है। कौन चला रहा है? इंडियन नेवी। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कल एक जहाज भी इनका गया था, आईएनएस जल सेवा। कौन सा जहाज था आपका? आईएनएस जल सेवा, जो कहाँ पर गया था? आपका माले उतरा था, इंडियंस जो फंसे हुए हैं उनको लेने के लिए। अभी हाल ही में इस टाइप का ही एक मिशन चलाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो लोग बाहर फंसे हुए उनको फ्लाइट के जरिए क्या है, इंडिया वापस लाने का, जिसका नाम क्या है, वंदे भारत मिशन है। तो आप याद करना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वंदे भारत मिशन किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? जो लोग इंडिया के बाहर फंसे हुए हैं उनको इंडिया लाने से क्या है, आपका रिलेटेड है। क्लियर है? चलाया किसने? इंडिया ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाल ही में किससे
किसने एमसीसी अध्यक्ष, रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज एमसीसी प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। एमसीसी का मतलब है आपका मैरबलॉन क्रिकेट क्लब। कौन सा क्रिकेट क्लब? मैरबलॉन क्रिकेट क्लब, ठीक है, मैरबलॉन क्रिकेट क्लब। सर ये वो क्रिकेट क्लब्स हैं जो दुनिया के सबसे पहले क्रिकेट क्लब में से एक है। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब अगर आपको पता होगा तो हैम्बल्डन है। कौन सा है आपका? हैम्बल्डन, जो ऑलमोस्ट 1767 के टाइम बना था। एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, पर उसके बाद जो क्रिकेट क्लब बना वो मैरबलॉन क्रिकेट क्लब था, जो 1787 में बना। कब बना आपका? 1787 में बना। जो वन ऑफ द आप बोल सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा क्या है आपका ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब में से एक है, ठीक है। तो इसका जो प्रेसिडेंट अभी बना है वो कौन बने हैं आपके? कुमार संगकारा। कौन बने हैं आपके? कुमार संगकारा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना कि पेपर जी क्लब जो है वो लंदन का एक क्लब है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न हो सकती है कि यार कुमार संगकारा को कैसे बनाया, कि वेटरन क्रिकेटर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए उनको बनाया गया है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ आप देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका कौन है आपका? महिंद्रा राजपक्षे है। और प्रेसिडेंट कौन है आपका? गोटाबक्षा। ये दोनों भाई भाई है। तो बहुत बड़ा सा एक पॉलिटिकल सीनरियो देखने को मिल रहा है आपको श्रीलंका में अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हु वॉज सर द फर्स्ट स्टेट डेट इंट्रोडक्शन द मिड डे मील राशन प्रोग्राम। तो सर अभी हो क्या रहा है सर, मिड डे मील स्कीम के बारे में हम पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मिड डे मील स्कीम है सर, मिड डे मील स्कीम एक कौन सी स्कीम है पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो जो एमडीएम है, तो जो एमडीएम स्कीम है इसकी शुरुआत 1995 से हुई थी। कब से हुई थी? 1995 से। इस स्कीम के तहत 8वीं कक्षा तक, इस स्कीम के तहत 8वीं कक्षा तक बच्चों को हॉट कुक्ड फूड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हॉट कुक्ड फूड, मतलब पका हुआ खाना दिया जाता है। तो अभी स्कूल तो बंद है पूरे के पूरे, ठीक है। तो उनका जो खाना है, जो बच्चे मिड डे मील जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो खाना है वो घर पहुंचा रही है। कहाँ पर पहुंचा रही है सरकार? उनके घर पहुंचा रही है, ठीक है। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अभी तक कोई राज्य ऐसा नहीं कर रहा है, पर मध्य प्रदेश सरकार मिड डे मील का जो खाना अभी स्कूलों में तो यूज़ नहीं हो रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि इस खाने को वो कहाँ पर पहुँचाएगी? घर पहुँचाएगी। तो आप याद रखना दो चीज़ें। मिड डे मील स्कीम कब चालू हुई थी? 1995 में। स्कीम कौन सी स्कीम है? ऐसी स्कीम है जिसके तहत हॉट कुक्ड फूड किसको दिया जाएगा? आपका 8वीं कक्षा के बच्चों को दिया जाएगा। प्राइमरी जो स्कूल है उनके बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। मिड डे मील जो राशन स्कीम है वो किसने स्टार्ट करी है? अभी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट करी है। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में रिसेंटली हु एब्लॉइज्ड लेबर लॉज फॉर द 3 years। मतलब अभी क्या है रिसेंटली अगर हम देखें तो सर उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ 3 साल तक के लिए, 3 year तक के लिए जितने भी लेबर लॉस थे, मैक्सिमम लेबर लॉस क्या कर दिए? ख़त्म कर दिए। श्रम कानून जो थे वो क्या कर दिए गए हैं? आपके ख़त्म कर दिए गए। ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। किस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होने लगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के द्वारा इंडस्ट्री सब बंद पड़ी हुई हैं, इसकी डिमांड पूरी तरीके से कम हो चुकी है, तो उनको प्रोटेक्शन देना, इनको इंकरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, ठीक है। कल हम इस चीज़ पे बात की थी, लखनऊ उत्तर योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर इंपॉर्टेंट है कौन है? आपकी आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनपी। किसको हाल ही में, किसके कार्यकाल में वृद्धि की है? तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है? तो सर मैं आपको बता देता हूँ, यूएनपी की हमने बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यूएनपी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि यूएनपी क्या है। मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। यूएनपी जो है, मैंने आपको बताया था, पहला जो स्टॉकहोम समिट हुआ था, कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था,
जहाँ पर पहली बार इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की बात की गई थी। किसको कंजर्व करने की बात की गई थी? इन्वायरमेंट को, ठीक है। और उसी में सर 5 जून को इन्वायरमेंट डे बनाया गया था, और उसी में एक संस्था बनी थी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका नैरोबी में, ठीक है। कहाँ पर? आपका केन्या। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? केन्या, नैरोबी में। और सर जो इसका गुडविल एम्बेसडर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है? दिया मिर्जा। इसकी जो गुडविल एम्बेसडर बनाई गई है वो कौन बनाई गई है? आपकी दिया मिर्जा। याद रखना आप इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ई टोकन सिस्टम टू सेल लिकर। अभी क्या हुआ है सर? जैसे आप देखोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, लिकर की दुकानें खुल गई और एकदम से भीड़ स्टार्ट होने लगी, तो सर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सिस्टम चालू हुआ है जिस सिस्टम के तहत वो लिकर की सेल कर सकती है। उस सिस्टम का नाम क्या है? आपका ई टोकन सिस्टम है। क्या है आपका? ई टोकन। कि आपको अगर लिकर लेना है तो पहले आपको टोकन इशू करवाना पड़ेगा, जिस कहाँ से? आपका वेबसाइट वगैरह जो उन्होंने लॉन्च की होगी उससे, तभी आपको लिकर की सेल हो सकती है। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? आपका दिल्ली गवर्नमेंट। बहुत ही अप्रिशिएटिंग इनिशिएटिव है, बहुत ही अप्रिशिएटिंग स्टेप है, ठीक है। सब गवर्नमेंट को इस तरह की स्टेप्स को क्या करना चाहिए? लॉन्च करना चाहिए। अदरवाइज हम एक बहुत बड़े डेंजर जोन में क्या कर रहे हैं? आपका जा रहे हैं। आप याद रखना सर, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? आपने अनिल बैजल है। कौन है आपका? अनिल बैजल। या अगर बात करूँ तो गवर्नर जो है दिल्ली के वो कौन है? आपका अनिल बैजल है। ये आप याद रखना, और सब तो आपको पता ही है, ठीक है। सर अभी हुआ क्या है? रिसेंटली देयर इज एन लिंक रोड टू कनेक्ट कैलाश मानसरोवर। अभी क्या है सर? आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। आपको पता ही है, बॉर्डर पर जो रोडें बनाई जाती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती हैं। अगर इन सब की बात करूं मैं, जो आप अगर रोड वगैरह देखते हो वो PWD, CPWD इन सब के द्वारा बनाई जाती हैं। पर जो बॉर्डर पर जो रोडें बनती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? BRO। इसकी स्थापना आप लिख लेना 1960 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1960 में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक रोड बनाई है। इसने क्या करी है? एक रोड बनाई है, ठीक है। लिंक रोड है जो कैलाश मानसरोवर को क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। किसको कनेक्ट करेगी? कैलाश मानसरोवर की। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो जाहिर सी बात है राजनाथ सिंह करेंगे, क्यों? क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी। कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ सर। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 2 ही पास हैं। कैलाश मानसरोवर कहाँ है आपका? तिब्बत में है। चाइना तिब्बत में है। अगर आपसे पूछे कोई कैलाश मानसरोवर कहाँ है, तो ये तिब्बत में मौजूद है, चाइना में। और सर इस और भारतीयों का ये बहुत बड़ा तीर्थ है, तो इसमें जाने के लिए 2 पास हैं। इसमें जाने के लिए भारत से 2 पास हैं। पास का मतलब होता है दर्रा। दर्रा। कौन कौन से 2 पास हैं? तो जो पहला पास है सर वो है आपका लिपू लेक। कौन सा पास है जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है? वो है लिपू लेक। किसका पास है? आपका ये उत्तराखंड का। किसका पास है? आपका ये उत्तराखंड का। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लेना इसको। किस एक स्टेट में आता है पास? उत्तराखंड में, जिससे कैलाश मानसरोवर की क्या होती है? आपकी यात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पास जो है वो है आपका कौन सा पास है आपका? एक पास सिक्किम का और है, ठीक है। स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से, ठीक है। उससे भी किसकी यात्रा होती है? आपकी कैलाश मानसरोवर की। हाँ याद आ गया, नाथुला पास। कौन सा पास है आपका? नाथुला पास। इससे भी किसकी यात्रा होती है? आपकी कैलाश मानसरोवर की। इसको बंद कर दिया गया था इंडो चाइना वॉर के बाद, इसको हमने बंद कर दिया गया था। रिसेंटली अभी कुछ 1-2 साल पहले ही हमने इसको क्या करा है? ओपन करा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, बताइए कौन से 2 पासिस के द्वारा या कौन से पास के द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है? तो आप याद रखना 2 पास ऐसे हैं, एक तो लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, और एक आपका नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है। उन दोनों से किसकी यात्रा होती है? आपकी कैलाश मानसरोवर की क्या होती है? यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है सर, रिसेंटली इंडिया डिड एन एग्रीमेंट इन रिलेशन टू कुकिंग कोल विथ विच कंट्री, ठीक है। अभी क्या हुआ है? इंडिया ने कुकिंग कोल से रिलेटेड एक एग्रीमेंट करा है। तो किस देश के साथ करा है? तो आप याद रखना, रूस के साथ करा है। किसके साथ करा है? रूस के साथ, ठीक है। कुकिंग कोल से रिलेटेड एक एग्रीमेंट भारत ने करा है। किसके साथ करा है? रूस के साथ। अब कुकिंग कोल क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट इज़ कुकिंग कोल। कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सर अगर मैं आपको बताऊँ, कोल 4 टाइप का होता है। कोल कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। जो पहला प्रकार है वो एंथ्रासाइट है, जो दूसरा प्रकार है वो बिटुमिनस है, तीसरा प्रकार जो है वो है आपका लिग्नाइट, और चौथा प्रकार जो है वो पीट है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ABLP। और जो सबसे अच्छा कोल होता है, तो सबसे अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। कौन सा कोयला होता है वो सबसे अच्छा? एंथ्रासाइट। पर ये मिलता बहुत कम है।
पर जो एंथ्रेसाइट है जो क्या है आपका बहुत कम मिलता है। जो सेकंड प्रकार का कोयला है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसका नाम बिटुमिनस है। और इसी कोयल को हम कुकिंग कोयल बोलते हैं सर। इसी कोयले को हम क्या बोलते हैं? कुकिंग कोयल बोलते हैं। आपके पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किस एक कोयले को कुकिंग कोल के नाम से जाना जाता है। तो कौन से कोयले को कुकिंग कोयल के नाम से जाना जाता है? इट इज़ बिटुमिनस कोयल। कौन सा कोयला है आपका? बिटुमिनस। ठीक है। अगर आपसे सबसे अच्छे कोयले की बात की जाए तो वो एंथ्रेसाइट है। सबसे बेकार कोयले की बात की जाए तो वो कौन सा है आपका? पीट है, पीट कोयला। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि विदेशियों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एग्जामिनेशन में, बट फिर भी अभी बहुत सारी इंडस्ट्रियल्स क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ। देखा जाए तो कई सारे बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज़ के कई सारी जो हस्तियाँ थी उनकी डेथ हुई आपकी। ऐसी आपकी हॉलीवुड में एक हस्ती है, हॉलीवुड में एक डायरेक्टर है आपका रॉब गिब्स। अगर आप हॉलीवुड की थोड़ी बहुत पिक्चरें देखते हो तो आपको पता होगा इसके बारे में। उनका क्या हुआ है, अभी डेथ हो गई है उनकी। क्या हो गई है आपकी? डेथ। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन? तो ये कौन है? आपके डायरेक्टर हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अभी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द एज, जो आपकी एज है, किसकी आपकी रिटायरमेंट की एज है, वो किस एक स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी है? तो सर तमिलनाडु ने जो रिटायरमेंट की एज है वो क्या कर दी है? इंक्रीज़ करके 59 कर दी है। और हाल ही में सर अभी आप देखोगे सभी स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करने वाली है? इंक्रीज़ करने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इससे बताया था कि सर ये आपका लास्ट चांस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि दिल लगा के मेहनत कर लीजिए। क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी बन रही है कि हो सकता है 1-2 साल तक वैकेंसीज पर रोक लग जाए। 1-2 साल तक सब स्टेट गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही हैं? विचार कर रही हैं। तभी ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं कि जो लोग रिटायर होने वाले थे उनकी एज बढ़ाकर उनको और ज़्यादा क्या करा जा रहा है? आपका प्रमोट करा जा रहा है। वो इसलिए करा जा रहा है क्योंकि अभी वैकेंसीज 1-2 साल में क्या नहीं है आपकी, कंडक्ट नहीं करवा सकते ये लोग। ठीक है, तो समझ में आया आपको? ये आज का सेशन था, ठीक है, हमारा, जिसमें हमने 10-15 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। कुछ बैकग्राउंड, कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई। आप इसकी कॉपी बनाते चलें, लिखते चलें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा थोड़ा करके आप लिखते चलें। ठीक है, पूरे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो सर? सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ क्या है? पूरा क्वेश्चन हम अपना दिमाग नहीं लगाते। सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं कि हम स्पून फीडिंग ही करते रहें। तो सर आप सिर्फ इतना लिखा करो कि अभी रिसेंटली 59 एज किसने की? डायरेक्ट आप तमिलनाडु रख लो, एक लाइन में आंसर कर लो। ठीक है, सेकंड चीज़ अगर आप लिखोगे यहाँ पर अगर लिखना हो तो आप आराम से आपसे लिख सकते हो एग्रीमेंट विद कुकिंग कोयल। तो आप लिखना रूस। सर इतना ही लिखना है बस आपको। कॉपी में आपको नोट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आप इतना लिखना एग्रीमेंट विद कुकिंग कोयल और लिखना आप रूस। सिर्फ इतना आपको नोट करना है। ठीक है, और बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, लाइन खींच के मैंने आपको बताया था। मिसलेनियस आप साइड से नोट करते जाना जितने भी मिसलेनियस फैक्ट हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेना लिंक रोड विद कैलाश मानसरोवर। ठीक है, किसने उद्घाटन करेगा? राजनाथ सिंह उद्घाटन करेगा। मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो आप इस टाइप से कॉपीज़ को बनाइए, पूरा चीज़ें लिखने की कोशिश मत कीजिए। इससे आपकी कॉपी भरेगी, और जब कॉपी भरती है ना तो सर वो कॉपी कभी खुलती नहीं है। जितनी मोटी कॉपी होगी वो कभी नहीं खुलेगी। ये चीज़ याद रखना, जितनी पतली कॉपी होगी उतना वो इफेक्टिव है, उसका ही आप रिवीजन कर सकते हो। मोटी कॉपी सिर्फ लिखी जाती है, उसका कभी रिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो सर इन चीज़ों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।